के 1 बजे थे। राजू अपनी बाइक हवा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। वह इस वक्त मुंबई से थोड़ी दूर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वह अपने दोस्त अजीत की बर्थडे पार्टी में गया था और लौटने में उसे रात हो गई थी। राजू का पूरा ध्यान बाइक चलाने पर था। अचानक राजू के सामने एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति आ गया। बाइक की रफ्तार तेज थी। राजू गिरते गिरते बचा। उसने बड़ी मुश्किल से बाइक कंट्रोल की। वो गुस्से में बोला, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? माफ करना बेटा, मैं ठीक से देख नहीं पाया। क्या तुमने किसी को देखा है? अच्छा, अब समझ आया। जरूर तू किसी लड़की का पीछा कर रहा था और मेरी बाइक के सामने आ गया। पाखंडी कहीं का। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तांत्रिक राजू को कुछ बताने वाला था, मगर राजू ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया और गुस्से में बोला, बस बस, मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधी तरह से यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो तेरी पूरी रात हवालात में कटेगी। मेरी बात तो सुनो बेटा, बस कर। तेरी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि तू पाखंडी बाबा है। आधी रात में किसी लड़की का पीछा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ। पुलिस को मत बुलाओ। तांत्रिक वहां से चला गया। राजू ने अपनी बाइक स्टार्ट ही की थी कि अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक साया नजर आया। राजू ने देखा, अंधेरी रात में उस साये की आंखें किसी काली बिल्ली की तरह चमक रही थी। राजू एक निडर नौजवान था। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? जो भी है सामने आओ। पेड़ के पीछे से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकली। वह धीरे धीरे कदमों से राजू के नजदीक आ गई। वह सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। राजू उस लड़की को देखता रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। राजू पहले ही नजर में उसका दीवाना हो गया। ओह, आप कौन हैं? और इतनी रात में अकेली? इस सुनसान जगह पर अकेले आपको नहीं आना चाहिए था। उस लड़की ने राजू की और बड़े प्यार से देखते हुए सुरीली आवाज में कहा, मेरा नाम दिव्या है। मेरा नाम राजू है। आप वहाँ पेड़ के पीछे क्यों छुपी हुई थी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। मैं ट्रेन में थी कि अचानक ट्रेन में एक बाबा ने मुझे बेहोशी की दवाई सुंघा दी और मेरी आंख यहाँ पर खुली। मैं उसी से बचकर पेड़ के पीछे छुपी हुई हूँ। ये कहकर वो रोने लगी। अच्छा, मैं समझ गया। इसका मतलब वही पाखंडी बाबा था जिसे मैंने कुछ देर पहले भगाया था। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। राजू की बात सुनकर दिव्या राजू की ओर गौर से देखने लगी। अरे डरो मत, मैं एक अच्छी फैमिली का लड़का हूँ। मेरे घर में मेरे भैया और भाभी भी हैं। आप मुझे सही इंसान लगे। राजू दिव्या को अपने घर ले आया। आधी रात को अपने भाई को एक लड़की के साथ देखकर उसका भाई रमेश और उसकी भाभी दीक्षा चौंक गई। राजू, ये लड़की कौन है? इसका नाम दिव्या है भाभी। ये बेचारी दुखों की मारी है। राजू ने पूरी घटना अपने भैया और भाभी को बताई। दीक्षा को दिव्या के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दिव्या, तुम चिंता मत करो। उस दिन के बाद दिव्या राजू के घर पर ही रहने लगी। दिव्या ने कुछ ही दिनों में सारे घर वालों का दिल जीत लिया था और राजू को दिव्या से मोहब्बत हो गई थी। उसने दिव्या से शादी करने की इच्छा जाहिर की। दिव्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। उन दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन बाद राजू ने अपने दोस्त अजीत को डिनर के लिए इनवाइट किया। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। खाना वाकई बड़ा मजेदार बना है। हाँ, तो फिर आप रोज आ जाया करो खाने के लिए। सोच लो भाभी, बाद में कहीं मुझे भगा मत देना। अच्छा राजू, अब मैं चलता हूँ। हाँ, रात बहुत हो गई। अजीत अपनी बाइक से थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक अंधेरे में उसे एक साया नजर आया जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी।
अजीत ने अपनी बाइक रोक दी। अजीत ने जब उस साये को गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। भाभी, आप इतनी जल्दी इतनी दूर यहाँ कैसे आ गई? तब तक दिव्या अजीत के नजदीक पहुंच गई थी। अचानक दिव्या का चेहरा बदलने लगा। दिव्या की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया। उसके मुंह से लंबे लंबे पैने दांत बाहर आ गए। उसके नाखून भेड़ियों के पंजों में बदल गए। दिव्या ने एक ही झटके में अजीत के सीने में अपने पंजे गाड़ दिए और उसका दिल निकाल लिया। अजीत की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दिव्या उसका दिल निकाल कर खाने लगी। दिव्या अजीत के शरीर का सारा खून पी गई। दूसरे दिन अजीत की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राजू को अपने दोस्त की मौत का बहुत अफसोस हुआ। रो मत राजू, रोने से क्या होगा, जाने वाला तो चला गया। वो मेरे बचपन का दोस्त था भाभी। काश मैं उसे डिनर के लिए इनवाइट ना करता तो आज वो जिंदा होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भाभी, आपने अजीत की लाश नहीं देखी? ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। इस घटना के बाद राजू के मोहल्ले में इस तरह की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी पुलिस को किसी की लाश मिलती तो उसके सीने से उसका दिल गायब मिलता और शरीर से सारा खून भी। राजू ने गौर किया कि दिव्या अक्सर रात में कुछ देर के लिए बेड पर मौजूद नहीं होती थी। पूछने पर वो कोई ना कोई बहाना बना देती और राजू उसके जवाब पर चुप हो जाता। उस रात राजू घर पर नहीं था। दीक्षा दिव्या से बातें करते हुए सेब काट रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई और उसमें से खून बहने लगा। खून बहता देख उसके पति रमेश ने कहा, कितनी बार कहा है कुछ काटते समय किसी से बात मत किया करो। अब खड़े खड़े लेक्चर देते रहोगे या बैंडेज भी लेकर आओगे? रमेश बैंडेज लेने कमरे में चला गया। दिव्या, जो कि असल में एक डायन थी, खून देखकर अपना आपा खो बैठी। उसने तुरंत दीक्षा की उंगली कसकर पकड़ ली। दिव्या, ये क्या हरकत है तुम्हारी? छोड़ो मेरी उंगली। अचानक दिव्या ने उंगली अपने मुंह में रख ली। दीक्षा दर्द से चिल्लाकर आंख बंद कर ली। मुझे छोड़ो दिव्या, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही दीक्षा ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा उसके सामने एक बेहद डरावनी औरत बैठी हुई थी। दिव्या अपने असली रूप में आ चुकी थी। दीक्षा पूरी तरह से चीखने लगी। अचानक दिव्या ने अपने पंजे दीक्षा के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल बाहर निकालकर बड़े चाव से खाने लगी। ये मंजर देखकर रमेश डरकर चीख उठा। देखते ही देखते दिव्या ने रमेश का दिल भी निकाल लिया। कुछ ही देर में रमेश और दीक्षा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। अचानक घर में घुसा राजू ये सारा मंजर फटी आंखों से देख रहा था। राजू डर से कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? अचानक पीछे से एक आवाज टकराई। यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है, एक कर्ण पिशाचनी, जो उस रात मेरी कैद से आजाद होकर भाग गई थी और तुम उसी रात मुझे वहां पर मिले थे। राजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने वही तांत्रिक सोमनाथ खड़ा हुआ था, जिसे राजू ने बुरा भला कहकर भगा दिया था। दिव्या ने चिल्लाकर सोमनाथ से कहा, यहाँ से चला जा सोमनाथ, मुझे इसका भी दिल निकाल कर खाना है। बस एक दिल और, उसके बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती कर्ण पिशाचनी। इस नादान बच्चे की वजह से तो उस वक्त मेरी कैद से निकल गई थी। इतना कहकर तांत्रिक ने अपनी मटकी से राख निकालकर दिव्या के ऊपर फेंक दी। दिव्या बुरी तरह चिल्ला उठी। उसने बड़ी फुर्ती से राजू को पकड़ लिया। वो अपने पंजे राजू के सीने में गाड़ने ही वाली थी कि अचानक सोमनाथ ने एक मटकी को खोल दिया। देखते ही देखते दिव्या धुआं बनकर उस मटकी में समा गई। तांत्रिक ने तुरंत उस मटकी को बंद कर दिया। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने तुम्हें गलत समझा।
अगर तुम मेरी उस वक्त बात ध्यान से सुन लेते तो आज तुम्हारे भैया भाभी जिंदा होते। यह कर्ण पिशाचनी थी। यह कर्ण पिशाचनी सुंदर रूप लेकर तुम्हारे जैसे नौजवानों को फंसाकर इसी तरह मौत का खेल खेलती है। इतना कहकर सोमनाथ वहां से चला गया।